नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल, जिसमें आज हम पड़ताल करेंगे बिहार में जाति आधारित सर्वे की और इसकी जो अब आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है उसके बाद क्या सामने आ रहा है, क्योंकि अब इसके ऊपर राजनीति तो तेज हो ही गई है, लेकिन क्या असलियत है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% करने की बात नीतीश कुमार ने विधानसभा में की है। अगर इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला दिया जाए तो आरक्षण 75% तक चला जाएगा। कई और आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसे पढ़ाई में क्या हाल है, सरकारी नौकरियों में कौन सी जाति कहां है और निजी नौकरियों में किस जाति का क्या हाल है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़ों पर पहले नजर डालें, जिससे आपके भी समझ में आए कि क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं अभी तक। तो बिहार की जो जातिगत गणना हुई है उसके कई तरह के आंकड़े हैं। शिक्षा और जाति के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें यह है कि 80 लाख लोग या फिर 6.11% आबादी ग्रेजुएट है, सिर्फ 6.1%, और सिर्फ 0.82% लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। शिक्षा की ये हालत है और आबादी में सिर्फ 0.07% लोग पीएचडी हैं। अनुसूचित जाति के लोगों में से सिर्फ 5.76% यानी कि लगभग 6% ने स्कूल की पढ़ाई की है। अनुसूचित जाति का ये आंकड़ा है कि स्कूली पढ़ाई में भी सिर्फ 5.76%। सामान्य श्रेणी के 14% लोगों ने स्कूली पढ़ाई पूरी की है। और बिहार की जो जातिगत गणना है उसमें सरकारी नौकरियों और जाति पर भी आंकड़े हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि सिर्फ 1.57% लोग जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। प्रतिशत के हिसाब से नौकरियों में सामान्य श्रेणी के लोग ज़्यादा हैं और सामान्य श्रेणी में ब्राह्मणों, भूमिहारों और कायस्थों के पास ज़्यादा नौकरियां हैं। पिछड़ा वर्ग में कुर्मियों और कुशवाहा के पास ज़्यादातर नौकरियां हैं और जो शेड्यूल्ड कास्ट श्रेणी है उसमें प्रतिशत के हिसाब से सरकारी नौकरियों में मुसहर सबसे कम हैं। बिहार की जो जातिगत गणना हुई है उसमें निजी नौकरियों पर भी आंकड़े आए हैं। जाति के हिसाब से निजी नौकरी में किस जाति का क्या कितनी हिस्सेदारी है, तो 1.22% लोग जो हैं वो संगठित निजी क्षेत्र में हैं और 2.14% लोग असंगठित निजी क्षेत्र में हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर है। प्रतिशत के हिसाब से सामान्य श्रेणी के लोग निजी क्षेत्र में ज़्यादा हैं। शेड्यूल्ड कास्ट में प्रतिशत के हिसाब से निजी नौकरियों में सबसे कम मुसहर हैं। और ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है जिससे कि कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इसका अब ये जो सामाजिक और शैक्षिक जो आंकड़े सामने आए हैं इसका असर क्या दिखेगा। प्राइवेट जॉब्स और कोटा जो है उस पर एक बहस छिड़ पड़ी है, क्योंकि नौकरियों में पहले ही काफ़ी नौकरियों की कमी है। तो ऐसे में अगर ये आरक्षण इतना बढ़ता है तो इसके आर्थिक जो इसका इम्प्लीकेशन है वो किन किन क्षेत्रों में किस तरह से होगा। इसके फॉर और अगेंस्ट दोनों तरह की अपने दोनों तरह के लोगों के अपने तर्क हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजत सेठी, अर्थशास्त्री, और योगेंद्र यादव, किसान नेता। तो योगेंद्र जी, जो ये अब आंकड़े सामने आए हैं उससे ये तो साफ है कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है या प्राइवेट जॉब्स की बात है। पर बहस ये भी है कि पहले ही नौकरियां इतनी कम हैं और आरक्षण का असर कहाँ कहाँ दिखेगा, और फिर उसमें जब कोटा होगा तो जो नौकरियां इतनी पहले से कम हैं वो किस तरह की स्थिति खड़ी करती है कि क्या इसका असर प्राइवेट सेक्टर में भी पड़ेगा। नगमा जी, मैं शुरुआत सिर्फ रिजर्वेशन पे बहस करने से नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को शुरू से बहुत निराशा हुई है कि इस सवाल पे, कास्ट सेंसस के सवाल पे, किसी को एक्सरे में दिलचस्पी नहीं है, किसी को एक्सरे देखने में दिलचस्पी नहीं है। हर कोई सोच रहा है कि इससे क्या दवा निकलेगी और दवा क्यों नहीं होनी चाहिए। दवाई के बारे में जरूर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक्सरे की रिपोर्ट देख लें, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आंकड़े जो दिखाए नगमा आपने, वो आंकड़े सारी दुनिया को पहले से पता थे। बिहार
गरीब है, बिहार में अशिक्षा है, ये सारी दुनिया जानती थी। और भारत सरकार के औपचारिक आंकड़े भी हमारे पास हमेशा थे। अनुसूचित जाति की जो स्थिति है उसके बारे में हमेशा आंकड़े आते रहे हैं ये सेंसस के द्वारा। जो इस सर्वेक्षण में नई बात है वो ये कि पहली बार जनरल और ओबीसी, जिसे बिहार की भाषा में अगड़े और पिछड़े कहा जाता है, और पिछड़ों में अति पिछड़े, इनकी क्या आपसी स्थिति है, इनमें विषमता कितनी है, शिक्षा के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से, ये आंकड़े पहली बार आए हैं। तो ये जिस चीज पे मैं समझता हूं पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी, पहली बार पर्दा उठा है और बताता है कि इन कैटेगरीज में कितना फर्क है, अगड़े और पिछड़े में, पिछड़े और अति पिछड़े में कितना फर्क है, बहुत भारी फर्क है। और उनमें अलग अलग जातियों में कितनी विषमता है। तो भारतीय समाज की, खासतौर पे बिहार की जातीय विषमता का सच पहली बार हमारे सामने आया है। इससे यह भी पता लगता है कि जो अगड़े जी। हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में गरीब हैं, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा प्रदेश गरीब है तो अगड़े भी गरीब हैं। लेकिन जो अमीर हैं, और बिहार की डेफिनेशन में अमीर वो हैं जिनकी 50,000 से ज्यादा मासिक आय है, दिल्ली में तो उनको बड़ा साधारण माना जाएगा, लेकिन बिहार के सबसे अमीर वो हैं 50,000 प्रति परिवार मासिक आय वाले लोग। उनमें देखिए, जो सवर्ण है, मतलब अगड़े हैं, उनमें 9% हैं जो कि अमीर हैं, जो पिछड़े हैं उनमें 4%, अति पिछड़ों में सिर्फ 2%, और अनुसूचित जाति में 1%। इतना ज्यादा फर्क है इसमें। तो मैं समझता हूं इस सर्वेक्षण ने दो बातें ऑलरेडी साबित कर दी है। पहला ये, कास्ट मैटर्स, जाति भारतीय समाज का बहुत बड़ा और कड़वा सच है। जाति की विषमताएं, जाति की गैर बराबरी, जाति की ऊंच नीच आज भी इस समाज का बहुत बड़ा सच है। ठीक है और जी। अवसरों की असमानता जाति के आधार पे हो रही है, ये हमें स्पष्ट रूप से पता लगा है। अब उसके बाद देखने के बाद फिर हम बहस कर सकते हैं दवाई कौन सी अच्छी है, लेकिन पहले एक बीमारी करें, जी बीमारी है। योगेंद्र जी, एक मिनट, जो आपने बात कही है कि कास्ट मैटर्स और जाति जो है वो बहुत मायने रखती है कि अवसर कितना किसको मिल रहा है। रजत सेठी को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। रजत सेठी जी, आपको ये बात तो साफ है कि बिहार में गरीबी कितनी है। सरकार ने जाति आधारित गणना के जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक तो बिहार में हर 3 में से एक परिवार बहुत गरीबी में जी रहा है, जिसकी मासिक आय 6,000 रुपए या उससे कम है। लेकिन यह साफ हो गया है कि क्या स्थिति है पिछड़ी जातियों की, अनुसूचित जातियों की। तो इसके बाद अब यह भी दिख रहा है कि इतनी जो डिस्क्रिपेंसी है, पर बहुत सरकारें जो रही हैं वहां पर, आप लोग भी इसके मतलब बीजेपी इसके पहले जब सरकार में थी जी नीतीश कुमार के साथ, तो बहुत सुशासन की भी बात हुई और वहां पर काफी सोशल अपलिफ्टमेंट के काम हुए। तो यानी कि इसके बावजूद ये स्थिति है अभी, फिर क्या हुआ? जैसा योगेंद्र जी ने कहा कि कास्ट मैटर्स, निश्चित रूप से कास्ट मैटर्स। हु शुड हैव आल्सो मैटर्ड इज कि हमारे जो राजनेता हैं उनका भी एक योगदान होना चाहिए था। 75 साल हो गए हैं भारत की आजादी के, और उसके लिए जितना भी अफर्मेटिव प्रयास किए जाने चाहिए थे वो होने चाहिए थे। 20 साल नीतीश बाबू स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चुनाव के आसपास एक फटाफट किया हुआ एक सर्वे, जिसके बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्री और स्टैटिस्टिशियंस उस पर भी क्वेश्चन लगा रहे हैं कि शायद ये उतनी ढंग से सर्वे भी नहीं हुआ, शायद और विषम स्थिति निकल के आती। लेकिन यह एक हड़बड़ी थी, पूरी तरह से रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पे भी नहीं रखी गई, एनालिसिस नहीं हुआ, कई विशेषज्ञों को बैठना चाहिए था। लेकिन जो राजनीतिक रूप से सबसे आसान चीज प्रक्रिया हो सकती थी रिजर्वेशन बढ़ाने की, वो की गई। क्या ये सुप्रीम कोर्ट में ये ब्रीच जो होता है 50% का जो लिमिट था, उसका ये लीगल टेस्ट पास कर पाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। राजनेताओं ने तो हाथ झाड़ लिए ये बोल के कि हमको जो करना था हमने कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे बहस हो जो भी हो, देखिए इनमें से किसी का भी इंटेंट साफ नहीं लगता मुझे, नगमा जी। आपको अगर ये इतनी इतनी गंभीर विषय था, उसको चुनावी दलदल में क्यों घसीटना था? आपको चुनाव के आसपास में ऐसे विषय क्यों उठाने थे जिसके ऊपर में पॉलिसी डेलिब्रेशंस ना हो सके, जिसके ऊपर योगेंद्र यादव जी जैसे विशेषज्ञ बैठ के उसके ऊपर चर्चा ना कर सकें, हर पक्ष के लोग ना बैठ के एक कंसेंसस ना बना सके कि करना क्या है इस विषय का?
बिहार जैसे स्टेट अभी में जो जहां पर कोई अभी सरकारी जो स्थिति नौकरियां उभर नहीं के है, आ रही है साल में रजत जी, जैसा आपने आप भी खुद कहा देखिए कि नगमा इतना जी। जो परसेंटेज बढ़ जाता है और 75% अगर हम देखें तो आरक्षण की बात हो रही है, तो इसका असर इकोनॉमिक इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे पड़ता है जहां पे जॉब मार्केट पहले ही इतनी समस्या है, नौकरियां नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में भी क्या इसका असर पड़ता हुआ दिखता है, या क्या आप इसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं? जी देखिए, मेरा ये मत है कि आप शून्य को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से किसी भी पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चर्चा होते हुए मैंने बिहार में नहीं देखी कि अभी हमको बिहार में पहले तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आनी है आर्थिक रूप से कम कुछ तो नौकरियां आए, फिर तो बांटने की हम बात करें। और बांटने की बातों के लिए जितना एफर्मेटिव एक्शन हो सके उस प्रदेश में कम है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे कि हमको हमको अल्टीमेटली जहां शून्य पे बैठा है बिहार, वहां से हम पहले कुछ छोटे कदम तो लेना शुरू करें। आज आप बताइए मुझको, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है, जरूर एक एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप बताइए कौन ऐसा प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा ऐसा एफडीआई है, कौन सा ऐसा इकोनॉमिक क्लस्टर है जो बिहार में आ रहा हो। मखाना जैसा एक प्रोडक्ट है वहां से, बिहार से आज विश्वव्यापी फॉक्सनट का बाहर में भी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। क्या नीतीश बाबू ने आज तक एक स्कीम निकाली कि नहीं, मखानों को लेकर हम इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे कारखाने बने, यहाँ पे बने, उसकी खेती हो, उसके ऊपर में प्रोसेस फूड बन सके, और उनमें मैं इंश्योर करूंगा कि सिर्फ दलित ही योगदान दें अपना। कोई सार्थक किसी का कोई इंटेंट नहीं है यहाँ पर कि कुछ एक प्रोएक्टिव तरीके से क्रिएटिव सोच के साथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। ठीक वो सोच ही ठीक। नहीं है। सोच सिर्फ ये है कि राजनीतिक रूप से कैसे इसका फायदा ली। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये कास्ट जी सेंसस, एक तो ये सर्वे है, सेंसस नहीं है। सन 2013 में 5,000 करोड़ रुपए लगाकर यूपीए ने सेंसस किया था। पूरा सेंसस का जब डेटा आया, चिदम्बरम जी खड़े होकर कहते हैं मुझे भरोसा नहीं है इस डेटा पे। खड़े होकर उन्होंने उसको आज तक तो ओपन नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, और उसके बाद वो विषय उठा ही नहीं। अगले 10 साल नीतीश जी इधर उधर करके राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। अब उनको लगा कि नहीं, अब वापस से चुनाव आ रहा है तो अपनी रेलिवेंस बनाए रखने के लिए कोई विषय उठाना है। मैं चाहता हूं कि विशेषज्ञ इसके ऊपर बैठें। ये इतना गहरा विषय है, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए इसके ऊपर में ढंग से डिबेट होनी चाहिए। सब सच में तो आप कह अगर रहे हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर को इसके आंकड़े एफर्मेटिव हैं उस पर एक्शन कई लेकर आना सवाल है। उठते हैं, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल निश्चित रूप उठते हैं, से जो सामने फाइंडिंग्स आई विश्वसनीयता तो हैं। है ही है, क्योंकि ये सेंसस का काम था, केंद्र सरकार का काम था, केंद्र सरकार को करना है। ये स्टेट पे जाके प्रिएम्प्टिवली एक सर्वे करके सेंसस को तो आप बाईपास कर नहीं सकते हैं। आपको जरूर एक सेंसस करना चाहिए, और सेंसस के बेस पे डेटा होनी चाहिए, और उसके बेसिस और पे इसमें आरक्षण ऐसी होना क्या चाहिए। फाइंडिंग्स दिखी हैं योगेंद्र जी, जिससे आपको भी लगता है कि क्या ये इसकी विश्वसनीयता जो है वो सवालों के घेरे में है? नगमा, मजेदार तर्क नहीं है ये कि सेंसस केवल केंद्र सरकार, बिल्कुल ठीक बात है, कानूनी सेंस में सेंसस केवल केंद्र सरकार करवा सकती है। टेक्निकल स्टैटिस्टिकल सेंस में बिहार ने जो करवाया है वो सेंसस है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को लिया गया, सैंपल सर्वे नहीं है। तो मजेदार तर्क देखिए, सेंसस केवल केंद्र सरकार करवा सकती है, केंद्र सरकार करवाएगी नहीं, जी बावजूद इसके कि संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है, बावजूद इसके कि गृह मंत्री स्वयं 2018 में इसका वायदा कर चुके हैं, केंद्र सरकार करवाएगी नहीं, राज्य करेगा तो हम आपत्ति करेंगे। मतलब है क्या ये जो पूरा पर्दा डालने की रजत भाई कह रहे हैं, नियत पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों की नियत पे सवाल उठाना चाहता हूं जो इस देश में कास्ट सेंसस होने नहीं देना चाहते। क्या है, क्या कारण है, क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज पे हम पर्दा डालना चाहते हैं? कहीं ये इस देश की चंद जातियों का जो वर्चस्व है इस देश में, उसके आंकड़ों पे पर्दा डालने की साजिश तो नहीं है। रही बात राजनीतिक नियत की, मैं आपको इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं। सन 2019 के चुनाव से पहले झटपट तरीके से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था, आपको याद है? जी उसमें यह सर्वे भी नहीं था, ये तो बिहार सरकार ने एक सेंसस करवा दिया। ईडब्ल्यूएस से पहले कोई सर्वे की औपचारिकता भी नहीं की गई, तनातन झटपट ला दिया गया। मुझे विश्वास है रजत सेठी जी ने इसी तरह से उछल के इसका विरोध किया होगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर जरूर रजत सेठी जी ने ईमानदारी से विरोध किया होगा, क्योंकि वो हर झटपट चीज का विरोध करते हैं। और रही बात इसके आंकड़े गलत होने की, ये जी किसी पे उंगली उठाना रजत बहुत सेठी ये आसान। कह रहे थे कि आप जैसे अभी विशेषज्ञों तक को इसके आंकड़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं तब आए, ये हड़बड़ में किया हुआ है, पर इसके जो आर्थिक इंप्लीकेशंस हैं क्या उसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था योगेंद्र जी। तो इसके आर्थिक इम्प्लीकेशंस, बिल्कुल इसमें हाँ कोई शक नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में हमें अवसर बढ़ाने चाहिए, केवल अवसरों के बंटवारे की बात नहीं करनी चाहिए। ये बात सर्वथा सही है, दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। अवसर भी बढ़ाइए, अवसरों का बंटवारा भी न्यायपूर्ण
तरीके से कीजिए, लेकिन आप बिहार में एफडीआई ले आएंगे, उससे बिहार के सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ जाएंगी, उससे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का प्रोपोर्शन नहीं बदल जाएगा। दोनों चीजों पे कीजिए। आप जो सरकारी नौकरियों का सवाल है और वहां पे जो इनइक्वालिटीज हैं, आरक्षण सबसे पहले तो उस पे लागू होगा ना, एफडीआई आने से वो बदल नहीं जाएगा। तो दोनों सवालों को हम कंफ्यूज ना करें। दोनों चीजों की बिहार को जरूरत है। बिहार को अपनी अपॉर्चुनिटी, जितने अवसर आज हैं बहुत कम हैं, उन्हें बढ़ाने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए। और उसमें अगर नीतीश कुमार सरकार असफल हुई है, मुझे विश्वास है रजत जी उसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि अधिकांश समय तो बीजेपी उनके साथ रहा करती थी। जी, हाल ही मैंने में वो रजत तो जी से बीजेपी सवाल से अलग पूछा हुए था हैं। शुरुआत में, पर रजत जी ने इसका जवाब नहीं दिया, पर दोबारा ये सवाल पूछूंगी। रजत जी, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, उछल के तर्क दिए जा रहे हो, मेरी ही बात को तोड़ मरोड़ा जा रहा है। मैं नहीं, एक एक करके बीजेपी भी एक बात नीतीश को। कुमार के साथ में थी लंबे लंबे समय तक, जब नीतीश कुमार हाँ। का तो कार्यकाल नीतीश रहा कुमार है। बोल देते कि अगर ये सेंसस नहीं होगा तो मैं कुर्सी छोड़ देता हूँ। बोल देते, इस तर्क पे आके ठन जाती हूँ कि ऐसे हर बात पे ठनती है। ठन जानी चाहिए थी, वो कुर्सी त्याग देते, क्यों कुर्सी पे चिपके रहे। देखिए, बात अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की करूंगा तो इसमें तार बहुत खुलेंगी और बहुत सारी चीजें खुलेंगी। योगेंद्र यादव भी उसका एक केंद्र हो सकते हैं। मैं उन विषय पे जाना नहीं चाहता। मैं तर्क संगत बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल बोल रहा हूँ। मैं एफडीआई के लिए प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर के एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहा हूँ। सबको मालूम है पूरे बिहार में 20 लाख सरकारी नौकरियां हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव ने बोला था कि वो अलायंस में जाएंगे, पहली कैबिनेट के दिन में 10 लाख नौकरियां क्रिएट करूंगा। अब 10 लाख सरकारी नौकरियां क्रिएट कहां से करेंगे? कितनी ही कैबिनेट मीटिंग हो गई, क्यों नहीं उठ के खड़े हो गए तेजस्वी यादव कि मुझे एक कुर्सी पसंद नहीं है क्योंकि मैं 10 लाख नौकरियां नहीं दे पाया, सरकारी नौकरियां, और मैं अपना इकोनॉमिक जस्टिस का जो मेरा जो स्वप्न है, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, रजत तो मैं सेठी, हमारे पास कुर्सी पे समय क्यों चुके रहूं? कम है। मैं आपसे एक आखिरी कमेंट इसी पर लेना चाहती हूँ कि बिहार में अगर ये 75% आरक्षण की स्थिति अभी बन रही है, इसका जॉब मार्केट पर क्या इम्प्लीकेशन देखते हैं आप? क्योंकि अफसर भी बढ़ाने होंगे, पर वो अपॉर्चुनिटीज बिहार में बढ़ी नहीं है इतनी जॉब्स समय। है नहीं। सरकारी जॉब है नहीं क्योंकि किसी भी स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहां पे सरकारी जॉब बढ़ा सकें। कोई नहीं बढ़ाएगा। ये सब बातें हैं, प्राइवेट बातें ही जॉब्स। रह जाएंगी। प्राइवेट जॉब्स की बात आती है। प्राइवेट जॉब्स में जब तक कि आपके पास बाकी फैक्टर्स नहीं, हर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में आप जरूर दबाव लगा के जी। बोल सकते हैं आरक्षण के लिए, बट वैसे भी कोई नहीं आ रहा है। और अगर आप इस तरह से दबाव लगाएंगे तो शायद और भी कोई नहीं आए। तो मुझे लगता ठीक। है ये इतने गहरे विषय हैं जिसके ऊपर में पहले आपको प्राइवेट सेक्टर से भी चर्चा करनी चाहिए, कोर्टों से भी चर्चा करनी चाहिए, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी चर्चा करनी चाहिए, और जो सामाजिक एक्सपर्ट्स हैं जो सोशल इश्यूज को गहरे तरीके से समझते हैं उनसे भी चर्चा जी। करनी चाहिए। तब आप ठीक। इसके सोल्यूशंस पे निकलते हैं। और ईडब्ल्यूएस, एक बात बोली गई ठीक थी है, जैसा जैसा ईडब्ल्यूएस के लिए वक्त नहीं है अब तमाम हमारे मंत्रणा पास पहले रजत जी, ही पर देश जैसा में हो योगेंद्र रही यादव ने थी। शुरू में कहा कि ईडब्ल्यूएस पहले के तो जो ऊपर एक्सरे काफी आई है चर्चा उसकी इस देश रिपोर्ट में देख पहले लें, भी और हो उसके चुकी थी। बाद सॉल्यूशंस, बीमारी का इलाज क्या होगा उसके बाद चर्चा होगी, पर एक्सरे देखना जरूरी है और वही इस समय हो रहा है। धन्यवाद आपका रजत सेठी, योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली की हवा में हर दिन और जहर घुल रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से राजधानी में सुबह से शाम तक धुंध की परत चढ़ी रहती है और ऐसे हालात में काफ़ी लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। जिन्हें बीमारियां हैं पहले से, जिन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, उनकी परेशानी और बढ़ रही है। लेकिन ये हालात सिर्फ राजधानी दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली एनसीआर में तो ये हालात हैं ही। पंजाब से लेकर पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी तक धुंध की चादर नजर आ रही है। मुंबई में भी AQI का स्तर लगातार ऊपर जा रहा है। अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली से लेकर पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी के ऊपर किस तरह का प्रदूषण इस समय फैला हुआ है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।